नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। खत्म हुआ रामनगरी का 500 साल का इंतजार। एक साथ 2 विश्व रिकॉर्ड की साक्षी बनी रामनगरी। 35 मिनट में जलाए गए 25 लाख से अधिक दिए। 1121 बटुकों ने एक साथ सरयू की आरती कर बनाया विश्व कीर्तिमान। दियों के प्रकाश से कण कण हुआ रोशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर को इंफ्रा विकास का बड़ा उपहार। प्रधानमंत्री ने किया 280 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को होगी सुविधा। रक्षा उत्पादन में भारत की तेज उड़ान को पीएम ने सराहा। लिंक्डइन पोस्ट में गिनाई रक्षा निर्यात, स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपलब्धियां। कहा, रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर ही नहीं ग्लोबल लीडर बनाएंगे। लद्दाख के डिप्सांग और डेमचोक में पूरी हुई भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। स्थानीय कमांडर स्तर पर दोनों पक्षों के बीच नियमित संवाद। हरियाणा चुनाव को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाकर फंसी कांग्रेस। चुनाव आयोग ने 1600 से अधिक पन्नों का जवाब देकर उड़ाई आरोपों की धज्जियां। भाजपा ने किया वार, बताया लोकतंत्र कमजोर करने का कांग्रेस का सोचा समझा प्रयास। और आइए सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की। 500 साल बाद ऐसी दीपावली अयोध्या में आई है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला उसमें विराजमान है। अयोध्या का कण कण दीपों की रोशनी से नहाया हुआ है। अयोध्या की ये दीपावली 500 साल बाद आई है। शताब्दियों में ये पहला मौका है जब राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला उसमें विराजमान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धापूर्वक रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, साथ ही मंदिर परिसर में दिए जलाए। यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए। सरयू घाट का नजारा तो अद्भुत अलौकिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरयू की आरती की। उसके बाद दियों से घाट जगमगा उठे। सरयू घाट राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक दिए और पूरी अयोध्या में कुल करीब 35 लाख दियों का प्रकाश। लेजर एंड साउंड शो, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला। ये वो अयोध्या है जो अब दुनिया में सभी को आकर्षित कर रही है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तब नगरवासियों ने खुशी में दीपोत्सव मनाया था। उसी के बाद से दीपोत्सव मनाने की शुरुआत मानी जाती है। इस बार सरयू पर 25,12,000 से अधिक दीपक जलाकर नया इतिहास रचा गया। वहीं 1100 लोगों ने सस्वर वेद पाठ किया। दिए और वेद पाठ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वही अयोध्या है जहां साल 2017 से पहले बिजली नहीं होती थी, लेकिन आज की अयोध्या न्यारी है, विश्व में सबसे प्यारी है। सत्य सनातन की विरासत और विकास की नगरी अयोध्या अब एक नए स्वरूप में विरासत और विकास दोनों की झलक लिए हुए अलौकिक आभा में लिपटी हुई है। विरासत की यही आभा नए भारत, विकसित भारत की प्रेरणा बन रहा है। भगवान श्री राम को अगर लोकाभिरामम कहा जाता है तो अयोध्या की दीपावली को नयनाभिराम कहा जा सकता है। अयोध्या ने नया विश्व कीर्तिमान बनाया। 25,12,585 दीपों के एक साथ प्रज्वलन का और साथ ही साथ एक और विश्व कीर्तिमान 1,121 श्रद्धालुओं द्वारा सरयू की महाआरती का। ये बताता है कि किस तरीके से हम विरासत को समेटे हुए विकास के नए पथ पर चल रहे हैं।
कैमरा पर्सन योगेश कुमार और अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि दिवाली की तैयारियां किस तरह की हैं। त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियां आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प और करीबी मुकाबला। व्हाइट हाउस की रेस, ट्रंप या कमला हैरिस, कौन होगा विनिंग फेस? कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया तक, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक, एक एक राज्य का चुनावी हाल सीधे अमेरिका से, जहां है डीडी न्यूज मौजूद। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का मौसम है और साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ होती है, और इस दौरान रेलवे की ओर से जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं त्यौहार के दौरान, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे की त्यौहार स्पेशल पहल है ये, और यात्री सुविधा के लिए 632 ट्रेनों का परिचालन किया गया है। मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो 64 ट्रेन ये त्यौहार स्पेशल ट्रेन हैं जो यात्रियों के लिए हैं, उनके लिए चलाई गई हैं। और ये 64 जो रेल हैं ये 504 फेरे लगाएंगी। पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 48 ट्रेन चलाई गई हैं स्पेशल ट्रेन, और ये 680 फेरे ये जो स्पेशल ट्रेन है ये लगाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से 26 त्यौहार स्पेशल चलाई गई हैं। 354 फेरे ये 26 जो त्यौहार स्पेशल हैं ये लगाएंगी यात्रियों के लिए। ईस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो 44 ट्रेनें चलाई गई हैं त्यौहार स्पेशल, और ये जो 44 ट्रेनें हैं त्यौहार स्पेशल ये 426 फेरे लगाएंगी। तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी यात्रियों को। और साथ ही साथ यात्री सुविधा के लिए 632 जो ट्रेनों का परिचालन है
उत्तर मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18 त्यौहार स्पेशल ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई हैं। 156 ट्रिप लगाएंगी ये ट्रेनें। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 26 ट्रेनें चलाई गई हैं त्यौहार स्पेशल और 238 फेरे ये ट्रेनें लगाएंगी। और साथ ही साथ अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो 30 ट्रेनें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और ये ट्रेनें 298 फेरे लगाएंगी यात्रियों के लिए। इसी तरह अगर हम उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो 66 ट्रेनें उत्तर रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और ये जो ट्रेन है 66 ट्रेन ये 827 फेरे लगाएंगी। तो त्यौहार स्पेशल है रेलवे की। और उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 46 ट्रेन चलाई जा रही हैं त्यौहार स्पेशल, 696 फेरे लगाएंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 8 ट्रेन चलाई गई हैं स्पेशल ट्रेन और ये 8 ट्रेन 52 फेरे लगाएंगी। और इसी तरह अगर हम दक्षिण मध्य रेलवे की बात करते हैं तो 88 ट्रेन दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से चलाई गई हैं और 740 फेरे ये ट्रेन लगाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 6 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं और 12 फेरे ये ट्रेन लगाएंगी। तो यात्रियों को काफ़ी इससे सहूलियत हो जाएगी। इसी तरह अगर दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे की हम बात करते हैं तो दक्षिण रेलवे में आप देखिए 32 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं और ये 284 फेरे लगाएंगी। इसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से 6 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, 40 फेरे लगाएंगी। और दक्षिण पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 ट्रेन यहाँ पर चलाई गई हैं और ये 56 फेरे लगाएंगी। और पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो 100 ट्रेन चलाई गई हैं और ये 1193 ट्रिप फेरे ये लगाएंगी। तो यात्रियों को काफ़ी इससे सहूलियत हो जाएगी क्योंकि त्यौहार का वक्त है और त्यौहार के वक्त पे काफ़ी भीड़ रहती है। लोग अपने घरों को जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगहों को जाते हैं। और ये स्पेशल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो इस बार 3500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उत्तर रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न को देखते हुए। तो काफ़ी सहूलियत होगी इससे। और पिछले साल की तुलना में ये संख्या 3 गुना से अधिक है। तो पिछले साल जितनी ट्रेनें चलाई गई थी 3 गुना ज़्यादा ट्रेन इस बार चलाई जा रही हैं। होल्डिंग एरिया की अगर हम बात करें तो हर स्टेशन पर 50% बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि लोगों को, यात्रियों को काफ़ी सहूलियत इससे हो जाए। यात्रियों के लिए सुविधा, स्क्रीन, टिकटिंग व्यवस्था ये सब की गई है ताकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ ना हो और भीड़ होने से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्लेटफॉर्म टिकट प्रतिबंध, कई प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है क्योंकि होता क्या है, इस दौरान जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो जाती है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, गाज़ियाबाद इन जगहों पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को यात्रा नहीं करनी है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएंगे। उससे ये होगा कि भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी। आनंद विहार में भी ये प्रतिबंधित किया गया है, निज़ामुद्दीन में प्रतिबंधित किया गया है, सराय रोहिल्ला में ये प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ लगती थी। तो इससे ये होगा कि इन जगहों पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी। केवल बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों के साथ मौजूदा लोगों को छूट होगी। यानी कि कोई बुजुर्ग अगर यात्रा कर रहा है और कोई दिव्यांग अगर यात्रा कर रहा है तो उनके साथ जो व्यक्ति होगा वो अंदर जा सकता है। और अगर हम सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो 30% से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं पूरे स्टेशन में। 30% से अधिक CCTV कैमरे। RPF सुरक्षा बलों की संख्या 30 से 40% तक बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। रिजर्व और अनरिजर्व्ड यात्रियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एंट्री अलग अलग होगी तो उसका भी काफ़ी फायदा होगा। अतिरिक्त कोच और ट्रेनें 49 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त आवाजाही करते हैं तो उनको सहूलियत होगी। पूर्व दिशा में 123 एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व की ओर अगर दिल्ली और मुंबई की हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पर यात्री पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। दिव्यांग और महिलाओं की सहायता के लिए वॉलंटियर तैनात हैं। कोई अगर दिव्यांग है और महिलाएं हैं, किसी तरह की कोई परेशानी है तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। तो रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न के लिए ये इंतज़ाम किए गए हैं और इसका काफ़ी कुछ जो फ़ायदा है, जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दीपावली और छठ की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे तैयार है। अभी है क्या कि ये दीपावली का मौसम है और इसके ठीक बाद
छठ का त्यौहार भी आना है और दीपावली और छठ को देखते हुए काफ़ी आवाजाही होती है। तो रेलवे पूरी तरह से तैयार है। रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी की है। विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं और वो किस तरह के इंतज़ाम हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो व्यस्त स्टेशन हैं वहाँ पर असुविधा को रोकने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। CCTV का उदाहरण हमने आपको दिया था। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की विशेष टीम स्टेशनों पर तैनात की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो व्यस्त स्टेशन हैं वहाँ पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर ये और होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने और आराम करने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए विशेष ट्रेनें रेलवे की ओर से चलाई जा रही है। भीड़ वाली ट्रेनों की पहचान कर आवश्यकतानुसार क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिन ट्रेनों में काफ़ी भीड़ होती है तो उसके साथ एक क्लोन ट्रेन यानी कि एक दूसरी ट्रेन भी उसी रूट पर चलाने की व्यवस्था की गई है। बीमार होने वाले यात्रियों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और स्टेशनों पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इसके लिए तैनात की गई है। तो ये रेलवे की तैयारी है। बीमार या घायल मरीजों का समय पर उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ समन्वय किया गया है, जो आसपास के सरकारी अस्पताल हैं, और रेलवे सुरक्षा बल ने आवश्यक सुरक्षा सुझाव साझा किए हैं। इसको लेकर के प्रमुख स्टेशनों पर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई है। तो काफ़ी पुख्ता इंतजाम रेलवे की ओर से किए गए हैं। RPF कर्मियों द्वारा गश्त बढ़ाई गई है। हालांकि RPF कर्मी हर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, लेकिन इनकी जो गश्त है वो और बढ़ा दी गई है। प्रभावी अपराध रोकथाम के लिए GRP के साथ सहयोग करने के लिए इनको कहा गया है ताकि किसी तरह का कोई अपराध, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है तो अपराध की कोई घटना ना हो, इसके लिए कहा गया है कि RPF GRP के साथ सहयोग करेगी। सामान और यात्रियों की नियमित जांच होगी। जो जांच होती थी जिस तरह की, उसी तरह की जांच होगी। 15 अक्टूबर से RPF द्वारा यात्री और सामान जांच में और सख्ती ये कर दी गई है। RPF द्वारा पर्चे, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और सार्वजनिक घोषणाओं से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से रेलवे की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है त्योहारी सीजन को देखते हुए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ दीपावली और छठ का त्यौहार मनाने बिहार समेत यूपी जा रहे हैं। रेलवे द्वारा भी यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तमाम इंतजामों का जायजा लेते हुए यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। DD न्यूज की टीम अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं कि उत्तर रेलवे या भारतीय रेल के द्वारा जो स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है उसमें मुसाफिर किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा को कैसे भारतीय रेल सुगम बना रहा है, इसका जायजा लेने के लिए अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। क्या लगता है कि रेलवे ने किस तरीके की व्यवस्था की है? आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये जो पंडाल बनाए गए हैं, पीने की पानी की व्यवस्था है, लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? मैं भारतीय रेल सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यात्रियों को सर्दी से बचने के लिए नए पंडाल बनाए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए
सुरक्षा बलों का बंदोबस्त किया गया है। क्या लगता है कि जो 7000 ट्रेनों का ऐलान किया गया है चलाने का, उसमें मुसाफिरों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है रेलवे से? ये जो सरकार के द्वारा व्यवस्था चलाई गई है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये ऐसी व्यवस्था जो ये पंडाल लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं अच्छे से बैठ सकें, मनोरंजन भी यहाँ बनाई गई है, सब सुविधा बढ़िया दी गई है यहाँ पे। इससे पहले कई बार भगदड़ हो जाती थी, धक्का धुक्की होती थी, अब आराम से लोग जा रहे हैं, पंडाल बनाया है, बैठने की व्यवस्था किया है, उससे कितना संतुष्ट? नहीं, इस चीज़ से संतुष्ट हैं। अभी तो उतना भीड़ भड़का नहीं दिख रहा है कि भगदड़ वाली तो स्थिति नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। बाकी तो सब ठीक है, अभी तो माहौल इतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। ट्रेनें इतना चला दिया गया है कि धीरे धीरे अपना पब्लिक निकल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे बढ़िया काम कल हुआ क्या, रेलवे ने मैसेज किया। जैसे हर बार 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, इस बार 16 नंबर से जा रही है, इससे बहुत सहूलियत मिला। मुसाफिर आराम से प्लेटफॉर्म तक जाएं और प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने बॉगी में जाकर अपने बर्थ तक बैठे। इसमें रेल सेवक और आरपीएफ के जवान भी उनकी तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ उनको सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 208 सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए और भगदड़ को रोका जा सके। तमाम सीसीटीवी को एक मिनी कंट्रोल रूम से संचालित किया जा रहा है। ये मिनी कंट्रोल रूम कैसे संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और इस प्लेटफॉर्म पर ये मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस मिनी कंट्रोल रूम से मुसाफिरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। कैसे इसको संचालित किया जा रहा है ये हम देखेंगे मिनी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर तमाम ये देखिए टेलीफोन जो लाइंस हैं, इस पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीटू सिंह, एसएस हूँ यहाँ पर। किस तरीके से ये जो मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, कैसे संचालित इसको कर रहा है? संचालित मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों का अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए आरपीएफ की सुविधा, आरपीएफ की पूरी सुविधा दी गई है। आरपीएफ के जवान सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। बाहर किसी तरह का अगर भगदड़ या कोई स्थिति होती है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ से उसको देख करके ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, सारा देख के यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। ये 208 कैमरों को संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वॉच किया जाता है और क्या फंक्शनिंग है? सर, हम वॉच करते हैं, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम आरपीएफ स्टाफ वहाँ तैनात तो उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो, और एफओबी में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाटगंज की तरफ अजमेरी गेट, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ और कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। किसी तरह की गड़बड़ी की जो आशंका अगर दिखाई पड़ती है तो यहाँ आरपीएफ के लोग जो बैठे हुए हैं अपने संबंधित लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। मुसाफिरों को कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत दिक्कतों को सहूलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रेल का एक बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां मॉनिटरिंग हो रही है वहीं उन्हें प्लेटफॉर्म से बॉगी तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मिनी कंट्रोल रूम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। एक ज़माना था जब सामान्य बोगियों में भारी भीड़ उमड़ती थी और मुसाफिरों को टिकट के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन दिवाली और छठ महापर्व पर स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिर सामान्य बोगियों में टिकट कटाकर आराम से यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार के जयनगर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें मुसाफिरों ने सामान्य बोगियों में सीट मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। हमारे संवाददाता राजेश राज ने नई दिल्ली जयनगर स्पेशल ट्रेन का जायजा लिया और मुसाफिरों से बातचीत की। त्योहारों के मौसम को खुशनुमा
और सुहाना बनाने के लिए भारतीय रेल ने 7,000 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है, जिसमें लाखों मुसाफिर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। दिवाली है और दिवाली के मौके पर ये देखिए जयनगर मधुबनी जाने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन में अभी हम खड़े हैं। अरेंजमेंट तो हमें सही मिला है। आपको बर्थ मिल गया आराम से? हाँ। आपने रिजर्वेशन करवाया था? नहीं, रिजर्वेशन नहीं। स्लीपर नहीं, जनरल। स्लीपर का मजा है। सरकार की व्यवस्था अच्छा किया है सर। बहुत अच्छा किया है। हम तो पहली बार जनरल में चढ़े हैं, पर सबसे बढ़िया है, अच्छा किया है। यहाँ दिल्ली स्टेशन से वहाँ बिहार जा रहे हैं हम। बक्सर स्टेशन पूर्णिया में। हाँ सर। अक्सर कहा जाता था कि जनरल डिब्बा जो है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, व्यवस्था सब सही है, मतलब सीट वगैरह सब सही से मिल गई सर। भगदड़ से बचने के लिए भारतीय रेल ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें फुटओवर ब्रिज को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, बंद की गई है। और इसके लिए तमाम तरह के जो रेल सेवक हैं, आरपीएफ के जवान हैं और भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए 632 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। 30 अक्टूबर को 164 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से। शेखर उपाध्याय है, कितनी ट्रेनों की आवाजाही बुधवार को हो सकी और क्या क्या आप सुविधा दे पाए? देखिए, 45 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन आज उत्तर रेलवे द्वारा चलाई गई हैं। 45 से ज़्यादा रेगुलर ट्रेन के अलावा, इसके अलावा कुल मिलाकर 49 अतिरिक्त कोच अभी तक लगाए गए हैं विभिन्न ट्रेनों में। इसके अतिरिक्त हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं, क्लोन ट्रेन भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक यात्री अपने घर के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घर जाकर त्योहार मना सकें। पंडाल में लोग वेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे हैं। ट्रेन आने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है और पंडाल सभी सुविधाओं से युक्त हैं। पहले अमूमन देखा जाता था कि भगदड़ की स्थिति हो जाती थी, बहुत भीड़ रहती थी, कैओस की स्थिति होती थी। उसको रोकने के लिए आपने लाइन लगवाई है और गेट बनाए हैं। यह हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल। देखिए, सकारात्मक पहल इसलिए कहेंगे कि हमारा उद्देश्य है अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित और सुविधापूर्वक अपने घर पहुंचाना, उनके घर पहुंचाना। इसके लिए हमने 3 काम किए। पहला, नई दिल्ली जैसे बड़े स्टेशनों पर रिजर्व और अनरिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन कर दिया। उनकी एंट्री अलग गेट से कर दी है ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो और क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। सभी महत्वपूर्ण ट्रेन में जनरल बोगियां पहले 2 आगे 2 पीछे लगती थी, अभी चारों पीछे लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को अपने जनरल कोच में बैठने में असुविधा न हो, ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। दिवाली के लिए आज रश देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में छठ के लिए जो है वो भी आपकी तैयारियां फुल प्रूफ है। रश बढ़ने पर भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमारी तैयारियां सारी इस रश के हिसाब से हैं। बहुत शुक्रिया। दिवाली जो है गुरुवार को है, इसके लिए उत्तर रेलवे ने कई तरह के इंतजाम किए और दिवाली के बाद आने वाले दिनों में जो छठ की तैयारियां हैं उसको भी फुल प्रूफ कर लिया है और लगातार जो है ट्रेनों का परिचालन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर सुविधा देने का उत्तर रेलवे कमर कसकर तैयार है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। त्योहारों के मौके पर रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पूजा पर 583 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए स्टेशनों पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मध्य रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए 583 विशेष ट्रेन चलाई हैं। 132 ट्रेन विशेष रूप से मुंबई से विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही हैं। इन 583 विशेष ट्रेनों में AC ट्रेनें, मिश्रित कोचों वाली ट्रेनें और बिना आरक्षण वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। मैं मुंबई में इस वक्त हूँ, मेरे साथ सेंट्रल रेलवे के CPRO साहब है स्वप्न नीला जी। सर, सबसे पहली बात तो इस बार
हमको ये बताइए कि आपने कितनी नई ट्रेनें शुरू की है जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक इस दिवाली के मौके पर, छठ के मौके पर जाना चाहते हैं? इस बार मध्य रेलवे के द्वारा जो यात्री अपने गंतव्य स्थान तक जाने चाहते हैं उनके लिए 583 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से लगभग 200 से अधिक ट्रेनें जो हैं वो यूपी, बिहार और उस डायरेक्शन के लिए हैं। 100 से अधिक ट्रेनें हैं जो नॉर्थ इंडिया को जाएगी, जो चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, इस सभी जगहों के लिए हमारे पास से 100 जा रही है, 100 ट्रेनें जा रही हैं। तो लगभग 300 ट्रेन हैं जो हम लोग यात्रियों को नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने के लिए एडिशनल रेगुलर ट्रेनों के अलावा जो चला रहे हैं वो है। पिछले साल कितनी चली थी, इस बार इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? पिछले साल हम लोगों ने करीब 450 ट्रेनें चलाई थी और इस साल जो हम लोग चला रहे हैं 583 ट्रेनें चला रहे हैं। तो लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी जो है हम लोगों ने टोटल ट्रेनों में भी की है। यात्रियों की सुविधा की बात अगर करें तो क्या यात्री सुविधा इस बार होगी? सुव्यवस्था भी और सुरक्षा भी? यात्रियों के लिए स्पेशल काउंटर्स लगाए गए हैं जहां पे यात्री अपने आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह पे जहां पे हम लोगों ने ये काउंटर्स लगाए हैं वहीं पे कौन सी ट्रेनें आज निकलने वाली हैं उनके लिए भी एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही में कौन से डेस्टिनेशंस के लिए अपने पास से ट्रेनें चलेगी उनका भी एक नाम निर्देशन फलक यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एडिशनल टिकट काउंटर्स खोले गए हैं। तो ये थे CPRO सेंट्रल रेलवे के, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है लोगों के लिए खास तौर पर, और साथ ही साथ लोगों का ये प्रवास सुरक्षित, आरामदायी और सहूलियत भरा हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की। अब लोगों से भी अनुरोध है कि इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस का एक पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है यात्रा भी सुखद होगी और उन सभी यात्रियों के लिए, उनकी यात्रा के लिए शुभेच्छा। शीर्षलार, DD न्यूज़, मुंबई। विकास प्रक्रिया को गति देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और मुंबई को जोड़ने की योजना के अंतर्गत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कराया है। एक्सप्रेसवे के बन जाने से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना को लेकर लोगों की क्या राय है, ये जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे तमाम पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में वाद प्रतिवाद भी कर रहे हैं। बात करने आए हैं कुछ व्यापारियों से, जिनसे हम जानेंगे कि ये समृद्धि मार्ग क्या सोच है इसको लेकर के, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो मार्ग बन के आ रहा है। देखिए, समृद्धि का अर्थ ये होता है कि तरक्की। व्यापारी व्यापार करता है हमेशा तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए। तो ये जो समृद्धि महामार्ग का समृद्धि ये नाम रखा है, ये अपने आप में बताता है कि मैं महाराष्ट्र को बहुत अच्छा समृद्ध बनाऊंगा। समृद्धि महामार्ग से विदर्भ का विकास बहुत तेजी से होगा, ये मेरी मान्यता है और ये सच्चाई है। समृद्धि का मतलब होता है हर क्षेत्र में समृद्धि। तो रास्ता ये हर क्षेत्र में जब जाता है तो उस इलाके को वो डेवलप करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। तो समृद्धि ने निश्चित परिवर्तन लाया है। पहले हमारे यहाँ जो हम लोग अनाज की गाड़ियाँ बुलाते थे, कई 10-10 दिन लग जाते थे, कई रुकावटें हो जाती थी। उन समय में हमारे दुकानों तक वो सब माल पहुँचता है। इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो खर्चे भी बच गए और कम समय में माल आने से चोरियां बच गई। नहीं तो कई रास्ते में कई उनकी लूटपाट होती थी, चोरियां होती थी। ये सब बातों को समृद्धि ने रोक दिया है। मैंने पुराना समय भी दीपावली और छठ पूजा की वजह से रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने स्टेशनों पर पर्याप्त जन सुविधाओं के साथ साथ अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग काउंटर बनाकर टिकट वितरण की व्यवस्था की है। इस बारे में रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक और सहूलियत के साथ पूरी हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। दीपावली और छठ के मौके पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई व्यवस्थाएं की हैं ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर एक होल्डअप एरिया बनाया गया है, जहां पर अतिरिक्त जो भीड़ आ रही है लोगों की, जिनके पास टिकट्स नहीं है, जो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, उन्हें यहाँ पे होल्डअप किया जा रहा है और अनारक्षित लोगों के टिकट जो है उनके लिए विशेष काउंटर बनाकर उन्हें टिकट दिए जा
रहे हैं। उसके बाद यहीं से भीड़ जो है जीआरपी और पुलिस की निगरानी में लाइन में लगकर जो है आगे आप देख सकते हैं भीड़ लगी है, उन्हें सीधे कतारों में जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा रहा है। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर प्रबंध कर रखा है, टेंट लगा रखा है और जो अनरिजर्व टिकट हैं उनके लिए अलग से काउंटर बने हुए हैं, तो थोड़ा भीड़ का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, घर जाना है बहुत टाइम बाद दिवाली में। और अच्छा है कि अब अपने फैमिली से मिलने को तो हर एक इंसान का इच्छुक होता है और हम भी बहुत खुश हैं कि अपने गोरखपुर जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आएंगे फिर। साथ ही साथ लोगों के लिए जो जन सुविधा है उस पर भी ध्यान दिया गया है। पीने के पानी के अलावा जो शौचालय हैं उनकी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो सके। रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी जो है वो संचालित कर रहा है, जो कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक जो है वो चलाई जाएंगी और ये संख्या हजारों में है, और ताकि लोगों को सुविधाजनक और सहूलियत जो है वो यात्रा में उसी सुविधा जो है वो मिले। इसके साथ ही साथ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में जो है वो आसानी हो सके। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ देवेंद्र रावत, नई दिल्ली, डीडी न्यूज। जयपुर में दिवाली और छठ के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों पर रेलवे ने खास ध्यान दिया है। रेलवे की ओर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने के साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिली है। जयपुर जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर मिहिर देव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोलने के साथ ही अन्य इंतजाम किए गए हैं। इस भीड़ भड़क्के में कोई स्टैम्पीड ना हो, कोई धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए हम लोगों ने अपनी आरपीएफ बटालियन और जीआरपी का एक 140 मैन पावर का एक स्ट्रक्चर बनाया है। हम लोगों ने 16 ट्रेनें अपनी आइडेंटिफाई की हैं जो कि बिहार बाउंड ट्रेनें थी। उसी में और हम लोगों ने पीक आवर्स आइडेंटिफाई किए जो हमारे 12 बजे से लेकर 17 बजे तक रहते हैं, जिसमें से हमारी मेजॉरिटी ट्रेन है जो बिहार बाउंड हैं, जिसमें से प्रयागराज हो गई, जिसमें से पोरबंदर हो गई, ज़ियारत एक्सप्रेस हो गई और सियालदा एक्सप्रेस हो गई। तो इन ट्रेनों पे हमारा ज़्यादा मॉनिटरिंग रहता है ताकि इसमें बिहार बाउंड की जो पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा रहती है उसके साथ कोई धक्का मुक्की, कोई स्टैम्पीड का केस ना रहे। जयपुर में दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ टिकट बुकिंग के लिए टिकटिंग काउंटर बढ़ाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर नए अस्थायी वेटिंग हॉल भी बनाए गए हैं। जयपुर जंक्शन पर यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता ने। दीपावली के त्यौहार पर लोग अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसे लेकर जयपुर जंक्शन पर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिहाज से अलग अलग जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो टिकट विंडो है वहाँ पर भीड़ नहीं हो, इसे देखते हुए यहाँ पर अलग से टिकट विंडोज जो है वो बढ़ाए गए हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर यात्रियों के लिए की गई है, वेटिंग हॉल जो भर जाता है उसके लिहाज से यहाँ पर एक अलग से यात्री विश्राम गृह जो है वो बना दिया गया है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं तो सही अच्छी है। ये विश्राम गृह नया बनाया गया क्योंकि भीड़ थी तो उसके लिहाज से पहले ही प्रिपरेशन करी गई, तो अच्छा मानते हैं आप? नहीं, त्यौहार में सही है सर। व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। हम लोग अभी सीकर जा रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी थोड़ी लेट है, इसलिए वेटिंग में बैठे हैं। यात्री प्रतीक्षालय जो बनाया गया है उसको आप ठीक देखते हैं यहाँ? नहीं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पर अब की बार जो सरकार आई है ना तो उसने अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जैसे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे ट्रेन आने तक वेट कर सकते हैं। और पर्याप्त तो हवा पानी का सारा इंतजाम? हाँ, सारी व्यवस्था है, पंखे लग रहे हैं सही। प्लेटफॉर्म से व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ तो पंखे लगे हैं, आराम से कुर्सी है बैठने की। और क्या, अंदर वेटिंग हॉल भर जाता था, परेशानी होती थी? अंदर तो परेशानी होती पहले होती थी, अभी ठीक है? ठीक है, अंदर से बेहतर है। अच्छा, आराम से जा पाएंगे सब यात्री, ना कोई भीड़ हैगी। दीपावली घर पर जा रहे तो आराम से जा पाएंगे उसमें। तो तमाम जो यात्री हैं वो रेलवे के इन इंतज़ामात की और तमाम बंदोबस्त की जो है तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे ने समय रहते जो त्योहारी सीज़न को देखते हुए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं और इसी की वजह से उन्हें किसी तरह की परेशानी या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश लालिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भारतीय रेल ने इस बार रिकॉर्ड 7,296 विशेष गाड़ियां चलाई हैं। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली और छठ पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है।
इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बार रेलवे ने खास इंतजाम किया है। रेलवे ने त्योहारों पर घर आने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए रिकॉर्ड 7,296 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इनमें से कई ट्रेनें बिहार के लिए चलाई गई हैं। क्राउड के मैनेजमेंट के लिए हम लोग साल दर साल एक स्पेशल व्यवस्था करते हैं, जिससे वहाँ पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, कोई स्टैम्पीड की सिचुएशन ना हो और लोग सुरक्षा पूर्वक रेलवे प्रीमाइसेस में आ सकें, बाहर निकल सकें और जब वापस जाते हैं तो रेलवे प्रीमाइसेस में सीधे से आ सकें, गाड़ी बोर्ड कर सकें, गाड़ी बोर्डिंग में दिक्कत ना हो जो है, और यहाँ से सुरक्षापूर्वक यहाँ से जा सकें। बिहार आने वाले यात्रियों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल उन्हें घर आने में कम परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन में कंफर्म सीट के साथ साथ भीड़ भी पहले की तुलना में काफ़ी कम मिली। जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए हैं। बेनिफिट हुआ इस बार की, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे कम से कम रश है और ट्रेन लेने समय मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। भीड़ नहीं है ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना स्टेशन पे दिक्कत होगा है, ना सब कुछ सुविधा अच्छा दे रहा है सरकार। स्पेशल ट्रेन जो चलाई है उसमें बहुत सुविधा मिल रही है यात्रियों के लिए, जो है काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ भी कम है, व्यवस्था भी ठीक ठाक है। रेलवे के अनुसार आनंद विहार से जयनगर के बीच सुपरफास्ट पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को आनंद विहार से जयनगर के लिए रवाना होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 1 और 8 नवंबर को जयनगर से आनंद विहार के लिए खुलेगी। यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पहले से चलने वाली ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद ने बताया कि देश के अलग अलग शहरों से आने वाली कुल करीब 1000 स्पेशल ट्रेनें पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। RPF यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश करा रही है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर बैठने और साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। अयोध्या में श्री राम मंदिर में मनाई जा रही दीपावली व उसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अलौकिक अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की यह अनुपम छठा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। जय सिया राम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वंचित परिवारों के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। ओम बिरला कोटा में एक कच्ची बस्ती में बच्चों को नए कपड़े, जूते, चप्पल व मिठाइयाँ भेंट कर रहे थे। दिवाली से पहले ये उपहार पाकर जहां बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे, वहीं बच्चों को प्रसन्न देख परिजनों के मन में भी आनंद व संतोष का भाव नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने असम दौरे के दौरान भारतीय सेना के जवानों के साथ तेजपुर में दिवाली मनाई। अपने दौरे के दौरान राजनाथ सिंह तेजपुर के मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ दिवाली के अवसर पर आयोजित बड़ा खाना में शामिल हुए। इस बीच राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ बातचीत भी की। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि LAC पर भारत और चीन के बीच संघर्ष को हल करने के लिए लंबे समय से कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमें LAC पर जमीनी स्थिति को हल करने में आम सहमति बनाने पर सफलता मिली है। भारत और चीन के बीच LAC पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद LAC पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में
हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। यह सचमुच छोटा डेवलपमेंट नहीं है, एक बल्कि बड़ा डेवलपमेंट है और आप सबके डिसिप्लिन और करेज की बदौलत हमने यह सफलता प्राप्त की है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। खुशियों का त्योहार दीपावली, समृद्धि का त्योहार दीपावली, दीपों का त्योहार दीपावली, खुशियां आए आपके घर। खुद को बुराइयों से बचाएं और खुशियों के दीप जलाएं। डीडी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, सुरक्षित दीपावली। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पीएम ने इन परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर केवड़िया विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। क्षेत्र का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना पीएम मोदी की प्राथमिकता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डिफेंस सेक्टर में किए गए बड़े कामों को अपने एक ब्लॉग में सिलसिलेवार ढंग से गिनाया है। उन्होंने लिखा कि कल भारत की रक्षा और एरोस्पेस यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था जब हमने स्पेन सरकार के राष्ट्रपति मेरे मित्र पेड्रो सांचेज के साथ बड़ोदरा में C-295 विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके कार्यान्वयन की गति आश्चर्यजनक है। आधारशिला से लेकर परिचालन सुविधा तक सिर्फ 2 साल में तैयार हो गई। ये एक नई कार्य संस्कृति और भारत के लोगों की क्षमताओं का साफ प्रकटीकरण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत की सफलता को आंकड़ों में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ 2023-24 में हो गया है। रक्षा निर्यात 2014 में 1000 करोड़ से बढ़कर आज 21,000 करोड़ हो गया है। सिर्फ 3 साल में 12,300 से ज़्यादा सामानों का स्वदेशीकरण किया गया है। डीपीएसयू द्वारा घरेलू विक्रेताओं में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% उद्योग आधारित नवाचार के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंकड़ों के अलावा कई ऐसी चीजें भी हैं जो सभी को बहुत खुश करेंगी। उन्होंने लिखा कि हमारा पूरा रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी युद्धपोत हमारे जल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। देश में निर्मित मिसाइलें हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रही हैं। हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और रक्षा उपकरण निर्माता के रूप में शीर्ष स्थान पर आने के लिए भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 आधुनिक रक्षा गलियारों का निर्माण भी हो रहा है। एक संपूर्ण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बना रहा है। एमएसएमई रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बन रहा है। उद्योग अकादमिक भागीदारी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसे समय से जब हमारी सेनाओं को महत्वपूर्ण उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, आज के आत्मनिर्भरता के युग तक ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। एआई के विकास में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और अब भारत एआई डेवलपर्स की संख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दिग्गज एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब के सीईओ थॉमस डोहमके ने भारत की इस रफ्तार को सराहा है। उन्होंने एआई की मदद से एआई के विकास में भारत की शानदार भागीदारी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखी। उन्होंने आंकड़ों की मदद से समझाया कि इस क्षेत्र में अब भारत
सबको पछाड़कर केवल अमेरिका से बस एक पायदान पीछे है। खास बात यह है कि भारत ने जापान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और चीन जैसे देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। डेपसांग और डेमचोक में सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सत्यापन प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को दिवाली के अवसर पर चीन के सैनिकों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं। जल्द ही सेना के जवान पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। भारत और चीन के बीच हुए इस अहम समझौते के बाद दोनों देशों ने 2 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में टकराव वाले 2 बिंदुओं पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू की थी। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत के बाद से पूर्वी लद्दाख में LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का मतलब सैनिकों की वापसी से होता है। हरियाणा चुनाव को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाकर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई, क्योंकि चुनाव आयोग ने 1600 से अधिक पन्नों का जवाब देकर कांग्रेस के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। तमाम सबूत भी दिए और आरोपों को तथ्यहीन बताया। इस पर अब भाजपा ने भी वार किया है और इसे लोकतंत्र को कमजोर करने का कांग्रेस का सोचा समझा प्रयास बताया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज किया, तो बीजेपी ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कांग्रेस की आदत पर उसे एक बार फिर आड़े हाथों लिया। भाजपा कांग्रेस के आरोपों को संदेहास्पद बता रही है। भाजपा का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, साथ ही संवैधानिक संस्थानों पर वार करने से भी नहीं चूकती। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। वहीं चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता का राग अलापे हुए है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हो या 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हो और उसके बाद उसमें 99% बैटरी बचती हो और फिर वो मशीन बंद कर दी जाए, उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया जाए, 2-3 दिन के बाद गिनती के लिए निकाला जाए और 99% बैटरी हो। दरअसल हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद हताश और निराश कांग्रेस ने अपनी रणनीति और कार्यशैली की खामियों की समीक्षा करने के बजाय ईवीएम पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव नतीजों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस तरह के आरोप कांग्रेस पहले भी लगाती रही है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग उसके दावों को तथ्यहीन बताकर खारिज करता रहा है। इस बार भी कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1642 पन्नों का जवाब भेजा, जिसमें आयोग ने उसे जरूरी सबूत भी दिए हैं। जाहिर है यह सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा कि जिस चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करती है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना क्या जनमत का अपमान करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां चुनावी पारा अपने शबाब पर है। विशेष बात है कि सियासी दल जहां जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं सहयोगी दलों को निपटाने की कोशिशें भी अंदर खाने जोर पकड़ रही हैं और ये चुनावों का दिलचस्प पहलू है। महाराष्ट्र में चुनावी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर अब भी रार है, तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन में भी कुछ उम्मीदवारों के नाम पर असहमति दिखाई दे रही है।
अजीत पवार की एनसीपी ने मानखुर्द से नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा ने नवाब मलिक को अपना समर्थन देने से इनकार करते हुए शिवसेना के सुरेश पाटिल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। साथ ही नवाब मलिक की बेटी सना की सीट पर भी यही रणनीति अपनाने की बात कही है। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजीत पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया है। महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है सुरेश कृष्ण राव पाटिल और बुलेट पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने कल से उनका प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। एक और टेररिस्ट नवाब मलिक है और दूसरी ओर वोट जिहाद के नाम पे आग लगाने वाले अबू आदमी, दोनों को हम पराभूत करेंगे। वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। उधर महाविकास अघाड़ी में बगावती सुर तेज होने लगे हैं। इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना उद्धव गुट ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। फ्रेंडली फाइट के नाम पर गठबंधन के संबंधों में हुए सुराग को रफू करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। बुधवार को इन आवेदन पत्रों की जांच की गई। प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। विभिन्न दलों के करीब 150 नेताओं ने अपनी पार्टी या बहुदलीय गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। लिहाजा इन दलों के पास मतभेदों को सुलझाने और बागियों को मैदान से हटने के लिए मनाने के लिए करीब 1 सप्ताह का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।